जय हिंद साथियों। आज हम मूल विधि में घरेलू हिंसा अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष मतलब वर्ष का मतलब हमने बताया था, एक तो होता है पारित, ठीक है, यानी कब वो पारित हुआ था, और एक होता है लागू, यानी कब लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं पारित की। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, ठीक है, ये आपका पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को। कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। अच्छा, लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, तो पारित कब हुआ था? 13 सितंबर 2005 को, और लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें अध्याय कितने हैं। ठीक है, हमने तो वर्ष आपको बता दिया, अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत अध्याय कितने हैं। तो इसके अंतर्गत अध्याय 5 हैं। कितने? 5 अध्याय हैं। ठीक है, अच्छा धाराएं कितनी हैं इसमें? ठीक है, धाराएं मतलब सेक्शंस। तो धाराएं कितनी हैं? तो इसमें धाराएं आपकी जो है वो 37 धाराएं हैं। कितनी हैं? 37 सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस मतलब धाराएं। ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य या भूमिका की। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले इसके उद्देश्य या भूमिका की। ठीक है, उद्देश्य, इसी को हम भूमिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य या भूमिका क्या है? ठीक है, देखिए यह जो एक्ट है ना, ठीक है, यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित, यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है, तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है ना, संरक्षण के लिए है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो ये एक्ट है ना, ठीक है, कौन सा एक्ट हमने बताया था आपको? कि हमने बताया था आपको घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की बात करें थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया इसमें कि वर्ष, ठीक है, कब पारित हुआ और कब लागू हुआ? तो 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था, है ना, और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक, चलिए हमने बता दिया इसमें टोटल अध्याय कितने हैं। तो इसमें टोटल अध्याय 5 हैं। अच्छा धाराएं कितनी बताएं? 37 धाराएं बताई। ठीक है, अच्छा हमने इसकी भूमिका क्या बताई? तो यह जो एक्ट है ना, यह घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। कौन सा? जो आपको बताया था हमने, ठीक है, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम वाला। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1। सेक्शन मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, सेक्शन मतलब धारा होती है। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी धारा 1 की। धारा 1 हमारी क्या कहती है? देखिए धारा 1 आपकी वही बात करती है कि संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम, ठीक, संक्षिप्त नाम, उसके बाद विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम तो आपका वही हुआ। ठीक है, कौन सा इसका संक्षिप्त नाम है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम हो गया। लेकिन आगे हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार मतलब कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 से पहले। ठीक है, 2019 से पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले ना, तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, ठीक है, इसका विस्तार था ना। क्या बताया हमने कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसका विस्तार था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब जो है ना, अब यानी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो अब संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, संपूर्ण भारत में। ठीक है, सेक्शन 1 क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम आपको बता दिया
विस्तार यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने बताया कि 2019 से पहले, ठीक है, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में अब क्या है, संपूर्ण भारत मतलब जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए प्रारंभ आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की ना। सेक्शन 2 क्या कहता है हमारा, तो सेक्शन 2 हमारा कहता है, ठीक है, सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। क्या है, परिभाषा, क्या दी गई है, परिभाषा, ठीक है, यानी डेफिनेशन। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 2A की, ठीक है, यानी धारा 2(1) क्या कहती है। ठीक है, इसमें बताया गया है व्यथित व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में, व्यथित व्यक्ति। अच्छा, व्यथित व्यक्ति मतलब, व्यथित व्यक्ति का मतलब होता है पीड़ित या परेशान व्यक्ति। ठीक है, क्या होता है, पीड़ित या परेशान व्यक्ति। अच्छा, ये व्यथित व्यक्ति हो कौन सकता है, ये जो व्यथित मतलब इसका हमने क्या बताया, पीड़ित या परेशान। ठीक है, पीड़ित या परेशान व्यक्ति। अच्छा, ये व्यथित व्यक्ति कौन होगा, तो देखिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, ठीक है, जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है, ठीक है, और जिसका इल्जाम है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ हिंसा की है, उसी को हम व्यथित व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, तो 2A में, ठीक है, व्यथित व्यक्ति के बारे में बताया गया कि व्यथित व्यक्ति कौन होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो सेक्शन 2 में हमने क्या बताया, इसके बारे में परिभाषा बताई गई है। अच्छा, हम बात करते हैं सेक्शन 2A की ना, तो हमने बताया था आपको व्यथित व्यक्ति। अच्छा, व्यथित व्यक्ति कौन होता है, तो जो पीड़ित या परेशान व्यक्ति है ना, उसी को व्यथित व्यक्ति कहते हैं। मतलब इसका पूरा सारांश ये है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित जो महिला है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जो प्रत्यर्थी के साथ, ठीक है, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है, ठीक है, और जिसका इल्जाम है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ हिंसा की है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए हम बात करते हैं प्रत्यर्थी की, ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है ना ये, ठीक है, सेक्शन 2Q में दी गई है। ठीक है, अच्छा, जो घरेलू नातेदारी है, ठीक है, हमने क्या बताया, जो प्रत्यर्थी है ना, ठीक है, तो जो प्रत्यर्थी है इसकी परिभाषा जो है ये सेक्शन 2Q में दी गई है। ठीक है, 2Q में। और उसके बाद हम बात करें जो घरेलू नातेदारी है, ठीक है, इसकी जो परिभाषा है ये सेक्शन 2F में दी गई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2F की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2F की, तो जिसमें बताया गया है घरेलू नातेदारी के बारे में। ठीक है, मतलब घरेलू नातेदारी होती क्या है, समझिएगा इसको। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी, नातेदारी मतलब रिश्तेदारी से, ठीक है, ऐसी नातेदारी जो 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ना, जो 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 2F में क्या बताया गया है, घरेलू नातेदारी के बारे में। ठीक है, घरेलू नातेदारी के बारे में क्या बताया कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 प्रकार की हो सकती है। आइए समझते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कंडीशंस भी है। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या है, इसकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन क्या है, ठीक है, समझिएगा इसको। तो कंडीशन है ना, कंडीशन ये है कि वे एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, वे एक ही घर में, एक ही घर में क्या करते हैं, रहते। ठीक है, ये कंडीशन है, मतलब जिन दो व्यक्तियों के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, वो एक ही घर में रहने चाहिए ना। तो सेक्शन 2F क्या कहता है कि घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी का मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अच्छा, वो दो व्यक्तियों के बारे में क्या बताया गया है कि वे एक ही घर में रहते हो। अच्छा, 3 प्रकार कौन कौन सा हो सकता है, समझिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार का मतलब है कि रक्त संबंध, मतलब जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, रक्त संबंध, है ना। दूसरा क्या है, वैवाहिक संबंध, दूसरा है वैवाहिक संबंध। ठीक है, और तीसरा आपका है दत्तक, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ। ठीक है, दत्तक यानी कि गोद। ठीक है, आपका हो गया दत्तक संबंध।
ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। सेक्शन 2 में परिभाषा दी गई थी, तो सेक्शन 2 में क्या परिभाषा दी गई थी, है ना, उसके बारे में हम बात किए थे। अच्छा, सेक्शन 2A के बारे में बताया था, ठीक है, कि व्यथित व्यक्ति बताता है। जो सेक्शन 2 है वो किसके बारे में बताता है, वो व्यथित व्यक्ति के बारे में बताता है ना। तो व्यथित व्यक्ति कौन है, ठीक है, या जो पीड़ित परेशान महिला होती है, ठीक है, वही व्यथित व्यक्ति है ना। तो हमने बताया था आपको कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, ठीक है, जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है, ठीक है, या रही है, और जिसका इल्जाम है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ हिंसा की है ना, वही क्या है, व्यथित व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था आपको जो प्रत्यर्थी है इसकी परिभाषा सेक्शन 2Q में दी गई है ना, और जो घरेलू नातेदारी है इसकी परिभाषा सेक्शन 2F में दी गई, ठीक है। तो वही सेक्शन 2F के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। घरेलू नातेदारी क्या होती है ना, तो हमने बताया कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा 3 प्रकार है, पहला है कि रक्त संबंध, दूसरा है वैवाहिक संबंध, और तीसरा है गोद यानी दत्तक संबंध, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें कंडीशन भी थी कि घरेलू नातेदारी में कि वे क्या करते हो कि एक ही घर में रहते हो, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अब सेक्शन 2Q की, ठीक है, सेक्शन 2Q के बारे में अब हम बात करेंगे साथियों सेक्शन 2Q की, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए प्रत्यर्थी के बारे में बताया गया है, ठीक है, प्रत्यर्थी के बारे में, है ना। तो प्रत्यर्थी मतलब वो जालिम, जिसे अपनी भाषा में जालिम कहते हैं, मतलब जो जुल्म करता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो एडल्ट मेल है मतलब वयस्क पुरुष, ठीक है। प्रत्यर्थी कौन सा, एडल्ट मेल, यानी अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, वयस्क पुरुष ना। तो जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ, प्रत्यर्थी कौन हो सकता है इसके बारे में समझिएगा, जो, ठीक है, व्यथित, व्यथित मतलब परेशान पीड़ित, है ना, जो व्यथित व्यक्ति के साथ, जो व्यथित व्यक्ति के साथ, ठीक है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है, ठीक है, घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी में है, ठीक है, घरेलू नातेदारी में है या रहा है, ठीक है या फिर रहा है ना, या रहा है, ठीक, और जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है, और जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है, ठीक है, जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है। तो हमने क्या बताया कि सेक्शन 2Q क्या कहता है प्रत्यर्थी के बारे में ना, कि प्रत्यर्थी कौन होगा, ठीक है। इसको अपने भाषा हम लोग जालिम कहते हैं, जालिम मतलब जो जुल्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन हो सकता है, वो एडल्ट मेल यानी कि वयस्क पुरुष हो सकता है ना। तो वही कह रहा है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति, या ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यथित व्यक्ति के साथ में ना, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है। अच्छा, हम घरेलू नातेदारी आपको बता दिए थे क्या होता है ना। तो वही कह रहा है कि जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या फिर रहा है ना, और जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यर्थी कहते हैं ना। और प्रत्यर्थी के बारे में कौन बताता है, तो सेक्शन 2Q बताता है हमारा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे साथियों सेक्शन 2B की, ठीक है। देखिए, जो सेक्शन 2B है ना, ये बालक की परिभाषा के बारे में बताती है, बालक, ठीक है, बालक, ठीक है, बालक यानी कि चाइल्ड, है ना, चाइल्ड की परिभाषा, की परिभाषा, ठीक है। तो जो सेक्शन 2B है वो बालक की परिभाषा को बताती है। अच्छा, बालक मतलब, यहाँ बालक का मतलब क्या है, यहाँ बालक का मतलब है 18 साल से कम आयु का बच्चा, ठीक है, 18 साल से, ठीक है, 18 साल से कम आयु का बच्चा, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो सेक्शन 2B क्या बताता है, बालक के बारे में, ठीक है। बालक की परिभाषा क्या है, वो बताता है कि जो 18 साल से, ठीक है, 18 साल से कम आयु के बच्चे के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे साथियों सेक्शन 2E की, ठीक है। हम बात करेंगे साथियों अब सेक्शन 2E के बारे में, ठीक है। जो सेक्शन 2E है ये क्या बताता है, ये बताता है DIR के बारे में। DIR मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, क्या है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मतलब घरेलू घटना रिपोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या बताता है, जो सेक्शन 2E है ये कहता है, ठीक है, कि ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो जो DIR है ये क्या है,
तो ये ऐसी रिपोर्ट है, ठीक है, जो DIR है ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो व्यथित व्यक्ति की अपील पर, व्यथित व्यक्ति मतलब जो पीड़ित है, जो परेशान है, ठीक है, उसकी अपील पर इसको दर्ज किया जाता है ना, उसे DIR कहते हैं। तो सेक्शन 2E क्या बताता है DIR के बारे में, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, जिसे हम घरेलू घटना रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट। अच्छा, ये क्या बताता है कि ऐसी रिपोर्ट, ठीक है, परिभाषा इसकी है ऐसी रिपोर्ट ना, ऐसी रिपोर्ट, ठीक, जो किसी व्यथित व्यक्ति की, जो किसी व्यथित, ठीक है, जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती है, ठीक है। क्या बताया हमने कि ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं DIR। तो सेक्शन 2E क्या बताता है DIR के बारे में, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, मतलब हमने हिंदी में क्या बताया, घरेलू घटना रिपोर्ट कहते हैं ना। तो ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है उसे क्या कहते हैं DIR कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 2K की ना, सेक्शन 2K। अब साथियों हम बात करेंगे सेक्शन 2K की। देखिए जो सेक्शन 2K है ना, ये बताता है धनी अनुतोष के बारे में। क्या बताता है, धनी अनुतोष के बारे में, यानी कि मॉनेटरी रिलीफ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मॉनेटरी ना रिलीफ। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ, जिसे हम क्या कहते हैं धनी अनुतोष, ठीक है। यानी सेक्शन 2K क्या बताता है, धनी अनुतोष के बारे में ना। देखिए मजिस्ट्रेट के आदेश पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को दी गई रकम, ठीक है। तो धनी अनुतोष क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं ना, इनके आदेश पर, ठीक है, प्रत्यर्थी द्वारा ना नुकसान की भरपाई के लिए, व्यथित व्यक्ति मतलब कौन, पीड़ित व्यक्ति है ना, पीड़ित व्यक्ति। अच्छा, प्रत्यर्थी के बारे में क्या बताया था, जो जालिम होता है, जो जुल्म करता है, उसके बारे में बताया था ना। तो मजिस्ट्रेट साहब के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा मतलब जो जालिम व्यक्ति जो जुल्म करता है, ठीक है, उसके द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है, व्यथित व्यक्ति को दी गई रकम। व्यथित व्यक्ति मतलब जो पीड़ित है, जो परेशान है, उस व्यक्ति को दी गई रकम, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या बताया, मजिस्ट्रेट के आदेश पर, मजिस्ट्रेट के आदेश पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई, ठीक है, प्रत्यर्थी ना, प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान, प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई, ठीक है, नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को, भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को, ठीक है, के लिए व्यथित व्यक्ति को दी गई रकम, ठीक है, दी गई रकम, दी गई रकम, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्या बताता है, धनी अनुतोष के बारे में, जिसको मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं। धनी अनुतोष क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी हमने किसको बताया, जो जालिम मतलब जो जुल्म करता है ना, अपनी भाषा में जिसको हम लोग जालिम कहते हैं ना, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए ना व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति कौन, जो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति मतलब वो महिला, ठीक है, व्यथित व्यक्ति को दी गई जो रकम होती है ना, उसी को हम धनु अनुतोष कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बारे में बताया, किस सेक्शन में बताया गया, तो सेक्शन 2K में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे अध्याय 2 की। ये तो हमारा अध्याय 1 था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की, है ना। तो हम बात करते हैं अध्याय 2 की, ठीक है। अध्याय 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों सेक्शन 3 की ना, कि सेक्शन 3 हमारा कहता क्या है। तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है, ठीक है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में बताया गया। अच्छा, घरेलू हिंसा होती क्या है, देखिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, ठीक है, प्रत्यर्थी मतलब जिसने जुल्म किया हो, है ना, प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य का लोप, ठीक है, लोप मतलब गायब, है ना, कार्य का लोप या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या हमने बताई कि प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य का लोप, या लोप मतलब गायब, या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, ठीक है। यदि, कौन सा कहलाएगा ना, ठीक है, यदि व्यक्ति के साथ, ठीक है, यदि व्यक्ति मतलब कौन, व्यथित व्यक्ति, है ना, यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये 4 प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है कि यदि, ठीक है, यदि
व्यथित व्यक्ति के साथ, यदि व्यथित व्यक्ति के साथ, ठीक है, व्यथित व्यक्ति के साथ क्या होता है, ठीक है, ये चार प्रकार के, ठीक है, ये चार प्रकार के, ठीक है, ये चार प्रकार के दुर्व्यवहार, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग होते हैं, ठीक है। वो चार प्रकार कौन से हैं? देखिए, पहला आपका है शारीरिक दुरुपयोग, दूसरा है लैंगिक दुरुपयोग, तीसरा है मौखिक या एवं भावात्मक दुरुपयोग, ठीक है, और चौथा है आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है। तो हमने क्या बताया अध्याय 2 में कि सेक्शन 3 क्या कहता है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा बताता है, ठीक है। घरेलू हिंसा क्या होती है, हमने बताया प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य का लोप होना या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा। कौन सा आचरण? जिसमें, ठीक है, यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये चार प्रकार के दुरुपयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? यही हमारा घरेलू हिंसा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है ना। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा सेक्शन 3 में बताई गई है, ठीक है। इसमें क्या बताई गई थी कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? तो प्रत्यर्थी का कोई कार्य, है ना, प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य का लोप या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा जो व्यथित व्यक्ति के साथ ये चार प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग होते हैं। पहला बताया शारीरिक दुरुपयोग, दूसरा लैंगिक दुरुपयोग, तीसरा मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग और चौथा जो है वो आर्थिक दुरुपयोग है, ठीक है। आइए एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्या है, चार प्रकार हमने बताया था ना। तो जो पहला प्रकार है यह है शारीरिक दुरुपयोग। अब शारीरिक दुरुपयोग का मतलब क्या है? इससे है, शारीरिक दुरुपयोग का मतलब है शारीरिक पीड़ा या कष्ट, है ना। शारीरिक शारीरिक पीड़ा, ठीक है, या कष्ट, ठीक है, शारीरिक पीड़ा या कष्ट। अच्छा, दूसरा क्या है? जीवन, ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा है जीवन, ठीक है, जीवन या अंग, ठीक है, अंग या, ठीक है, स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, ठीक है, स्वास्थ्य खतरे में, ठीक है, स्वास्थ्य क्या हो? खतरे में पड़ जाए, ठीक है। तीसरा है स्वास्थ्य पर असर पड़े, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है कि स्वास्थ्य पर क्या हो? असर पड़े ना, स्वास्थ्य पर असर पड़े, ठीक है। तो हमने क्या बताया घरेलू हिंसा के बारे में, ठीक है, कि चार जो प्रकार से होते हैं। पहला आपका शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग का मतलब बताया था, ठीक है, कि उसको क्या शारीरिक पीड़ा पहुंचे या उसको शारीरिक रूप से कष्ट हो या उसका जीवन या अंग ये सब क्या खतरे में, या उसका जो स्वास्थ्य है वो भी खतरे में पड़ जाए या उसके स्वास्थ्य पर असर पड़े ना। तो ये क्या है? ये व्यथित व्यक्ति के साथ क्या है? ये शारीरिक दुरुपयोग उसका है, ठीक है। और ये सब किसमें? घरेलू हिंसा की परिभाषा में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका है लैंगिक या जिसे हम यौन दुरुपयोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि लैंगिक या यौन दुरुपयोग ना। तो ऐसा कोई आचरण जिससे महिला की गरिमा का अपमान हो, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसा, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई, ठीक है, आचरण, ठीक, ऐसा कोई आचरण जिसमें महिला की गरिमा का अपमान हो, जिसमें, ठीक है, जिसमें महिला की, जिसमें महिला की गरिमा का, ठीक है, महिला की गरिमा का अपमान हो, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक या यौन दुरुपयोग कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई आचरण जिसमें महिला की गरिमा का अपमान हो उसे लैंगिक या यौन दुरुपयोग कहते हैं, ठीक है। चलो, तीसरा जो है वो है मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है, देखिए, या तो अपमानित, ठीक है, अपमानित, अपमानित, या फिर उपहास, ठीक है, उपहास, ठीक, या तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार, या फिर गाली देना, ठीक है, गाली देना, या फिर लड़का ना पैदा होने पर कटु वचन कहना, ठीक है। जैसे लड़का न पैदा होने पर, लड़का न पैदा होने पर कटु वचन, ठीक है, कटु वचन कहना, ठीक है। अच्छा, दूसरा है चोट पहुंचाने की लगातार धमकी। दूसरा क्या है? चोट, ठीक है, चोट पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की
लगातार धमकी, ठीक है, चोट पहुंचाने की लगातार धमकी। तो तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा प्रकार इसका है कि मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग। मतलब जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी महिला को क्या करता है, ठीक है, उसे अपमानित करता है, ठीक है, या उसका उपहास करता है, या उसका तिरस्कार करता है, या उसको गाली देता है ना, या फिर ऐसा भी कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे घरों में होता है, ठीक है, कि किसी मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, कोई औरत है ना, कोई औरत है, मान लीजिए उसके मतलब सिर्फ लड़की ही लड़की पैदा हो रही है, लड़का कोई नहीं पैदा हो रहा है, तो क्या करते हैं घर वाले, कहीं ना कहीं उसको पता है, कटु वचन बोल देते हैं, है ना। अरे उनको ये नहीं पता कि लड़की जो है ना, हमेशा उसके में एक्स एस क्रोमोसोम ही होते हैं, और लड़के में क्या होता है, एक्स वाई दोनों होते हैं ना। अगर एक्स एक्स का मिलान होगा तो क्या होता है, वहाँ लड़की हो जाती है, और एक्स वाई का होता है तो क्या लड़का हो जाता है, ठीक है। तो गलती कहीं ना कहीं लड़के की होती है, ठीक है, सॉरी, कमी कहीं ना कहीं लड़के की होती है, लेकिन बेवजह कहाँ लड़कियों को वहाँ पे क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग में किसी क्या होता है कि अपमानित करना, या तो आप महिला को अपमानित कर रहे हैं, या उसका उपहास कर रहे हैं, या उसका तिरस्कार कर रहे हैं, या फिर उसको किसी कारणवश आप गाली दे रहे हैं, है ना, या लड़का ना पैदा होने पर कटु वचन कहते हैं, तो ये सब क्या, ये सब मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं चोट पहुँचाने की लगातार धमकी, ठीक है, नहीं, लोग बार बार धमकी देते रहते हैं, तो यह सब भी क्या है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा और लास्ट है आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है। देखिए चौथा क्या है कि आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग मतलब कि व्यथित व्यक्ति को, व्यथित मतलब जो पीड़ित है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे, व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को, ठीक है, व्यथित व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए ना, व्यथित व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए, ठीक है, व्यथित व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना, है ना, आवश्यक धन से, आवश्यक धन से वंचित रखना, ठीक है। तो चौथा प्रकार था कि आर्थिक दुरुपयोग मतलब जो व्यथित व्यक्ति, व्यथित मतलब जो पीड़ित महिला है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात की जाए। देखिए यहाँ व्यथित व्यक्ति का मतलब पीड़ित महिला से ही है ना, ठीक है, हर केस में पीड़ित महिला को ही आप लेंगे। तो व्यथित व्यक्ति को क्या करना है कि जो जरूरत का सामान, अब जरूरत का सामान क्या है, जैसे भाई कोई मान लीजिए महिला है, उसकी भी तो कुछ अपनी आवश्यकता है, कुछ उसकी मूलभूत आवश्यकता है, कुछ कुछ जरूरतें उसकी हैं, है ना। तो उसके जो जरूरत का सामान है ना, उसके लिए भी उसको आवश्यक धन से वंचित रखना, ये भी क्या आपका ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्या है, घरेलू हिंसा है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में हमने क्या बताया था आपको कि जो घरेलू हिंसा होती है उसमें ये 4 प्रकार के जो हैं क्या होते हैं आपके, ठीक है, दुर्व्यापार या दुरुपयोग होते हैं। पहला हमने बताया शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग का मतलब या तो उसको आप कष्ट पहुंचा दीजिए, शारीरिक रूप से जो पीड़ा होती है, ठीक है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था आपको वर्ष, ठीक है। वर्ष का मतलब एक तो पारित कब हुआ था और दूसरा क्या है, लागू कब हुआ था ना। तो आपका पारित कब हुआ था, ये पारित हुआ था आपका 13 सितंबर 2005 को। कब लागू हुआ था, 13 सितंबर, ठीक है, 2005 को ये पारित हुआ था, सॉरी, ठीक है, 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। अच्छा लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ था, ये लागू हो गया था। और पारित कब हुआ था, 13 सितंबर 2005 को, ठीक है। अच्छा इसके उद्देश्य या भूमिका के बारे में हमने क्या बताया था, ठीक है, कि इसकी भूमिका क्या है ना, इसकी भूमिका क्या थी। तो भूमिका इसकी यह है कि यह जो एक्ट है ना, कौन सा एक्ट, जो बताया घरेलू हिंसा अधिनियम वाला, ठीक है, यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, जो घरेलू हिंसा में जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, ठीक है, इसी पीड़ित महिला को व्यथित व्यक्ति यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। तो यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की जो सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। कौन सा, यही आपका जो हमने बताया था घरेलू हिंसा, ठीक है, ऐसे महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था सेक्शन 1 के बारे में। देखिए सेक्शन 1 क्या बताती है, सेक्शन ए बताती है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार, ठीक है, और प्रारंभ, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम हमने बता दिया आपको, विस्तार क्या था, सबसे पहले हमने बताया था जो इसका विस्तार था 2019 से पहले, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या करके छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका क्या था, विस्तार था। लेकिन अब वर्तमान में हमने क्या बताया था कि वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो 2019 में या ऐसे कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में इसका क्या था, विस्तार था। लेकिन वर्तमान में क्या है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। अच्छा सेक्शन ए तो आपको बता दिया। आप सेक्शन 2 क्या बताता है, इसके बारे में परिभाषा बताता है ना। सेक्शन 2 क्या बताता है, इसके बारे में परिभाषा बताता है, ठीक है। अच्छा हमने कुछ पॉइंट आपको बताए थे कि जैसे सेक्शन 2
ठीक है। सेक्शन 2A क्या कहता है, ठीक है। तो सेक्शन 2A हमारा कहता है कि व्यथित व्यक्ति कौन होता है, जो पीड़ित है, ठीक है। व्यथित व्यक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। मैंने बताया था कि व्यथित व्यक्ति मतलब जो पीड़ित महिला है, ठीक है, उसके बारे में ना, पीड़ित या परेशान महिला ना। तो देखिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, ठीक है, जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में, ठीक है, ठीक है, नातेदारी में है या फिर रह रही है ना, जिसका इल्ज़ाम है कि प्रत्यर्थी ने इसके साथ हिंसा की है, तो उसके बारे में सेक्शन 2A बताता है हमारा, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे हमने बताया था आपको कि जो सेक्शन 2F है, ठीक है, सेक्शन 2F ये घरेलू नातेदारी के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 2F क्या बताता है, ये बताता है घरेलू नातेदारी के बारे में ना। सेक्शन 2F क्या बताता है, ठीक, ये बताता है घरेलू नातेदारी। अच्छा, घरेलू नातेदारी क्या होती है, हमने आपको बताया था, ठीक है, कि घरेलू नातेदारी क्या होती है, ये हमारा सेक्शन 2F बताता है ना। तो दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 तरह से हो सकती है ना, हमने बताया था 3 तरह से, कौन कौन सी, एक तो ये तो ब्लड रिलेशन से हो, ठीक है, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं, दूसरा वैवाहिक संबंध बताया था, और तीसरा दत्तक संबंध मतलब जो गोद लिया हुआ होता है, ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, कंडीशन क्या थी इसमें, एक हमने कंडीशन बताई थी कि कंडीशन ये थी कि वे क्या करते हों, कि एक ही घर में रहते हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 2Q के बारे में ना। सेक्शन 2Q क्या बताता है, ये प्रत्यर्थी के बारे में बताता है, ठीक है, कि प्रत्यर्थी कौन है, ठीक है। तो वही जालिम मतलब जो जुल्म करता है, ठीक है, अपनी भाषा में इसको हम जालिम कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई थी। अच्छा, उसके बाद बात किए थे हम सेक्शन 2B की ना। सेक्शन 2B क्या बताता है, ठीक है, तो सेक्शन 2B जो बताता है ना, ये बालक की परिभाषा देता है ना, यानी बालक की परिभाषा के बारे में बात करता है। बालक मतलब जो 18 साल से कम का हो, उसके बारे में सेक्शन 2B बताता है, ठीक है। अच्छा, वहीं हमने बात किया था सेक्शन 2E के बारे में ना, तो ये बताया था आपको DIR के बारे में बताता था, ठीक है। तो सेक्शन 2E क्या बताता है, DIR मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, मतलब ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है ना। तो जैसे FIR होता है ना, NCR होता है, वैसे DIR यहाँ पे होता है, ठीक है। क्या होता है, DIR होता है ना, तो घरेलू इसे घटना रिपोर्ट कहते हैं। ये क्या होता है, जो DIR होता है ना, एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि जो पीड़ित व्यक्ति, यानी पीड़ित व्यक्ति मतलब वो महिला, ठीक है, जो पीड़ित महिला की क्या की जाती है, कि अपील पर इसे दर्ज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हमने बात की थी सेक्शन 2K के बारे में, ठीक है। सेक्शन 2K हमारा क्या बताता है, कि धनी अनुतोष के बारे में, ठीक है, इसको हम मॉनेटरी रिलीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो प्रत्यर्थी है, ठीक है, प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए, जो प्रत्यर्थी है ना, ठीक है, जो मतलब क्या करता है, जो आपका कहीं ना कहीं जिसे क्षति पहुंचाता है व्यथित व्यक्ति को, वही तो आपका है ना यहाँ प्रत्यर्थी, ठीक है, यानी जिसको हम जालिम कहते हैं ना। तो वही जो प्रत्यर्थी है वो क्या करेगा, भरपाई करेगा, ठीक है, व्यथित व्यक्ति की, मतलब जो व्यथित व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था, धनी अनुतोष के बारे में बताया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा अध्याय 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 2 में हमने बताया था आपको सेक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 की ना। तो सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 3 आपको बताता है घरेलू हिंसा की परिभाषा, मतलब घरेलू हिंसा कहेंगे किसे, है ना। तो हमने बताया था कि प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य का लोभ या ऐसा आचरण जिससे घरेलू हिंसा होती है, ठीक है। यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये 4 प्रकार के दुरुपयोग या दुर्व्यवहार होते हैं तो उसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। कौन कौन सा, पहला हमने बताया था शारीरिक दुरुपयोग, ठीक है, शारीरिक दुरुपयोग मतलब शारीरिक पीड़ा पहुंचाना उसको, ठीक है, या फिर कष्ट देना, ठीक है, या उसका जीवन या फिर अंग जो है, ठीक है, अंग या फिर स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, किसका, व्यथित व्यक्ति का ना, ठीक है, ये क्या हमारा शारीरिक दुरुपयोग था। अच्छा, वहीं पे हमने एक और बात की थी यहाँ पे कि स्वास्थ्य पर उसके असर भी पड़े, ठीक है। तो क्या ये सब शारीरिक दुरुपयोग उसका है ना, मतलब जो आपका प्रत्यर्थी है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है या जो पीड़ित महिला है उसके साथ क्या करता है, कहीं शारीरिक दुरुपयोग करता है, या शारीरिक पीड़ा यानी शारीरिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट पहुंचाता है उसको, या उसका जीवन हो या उसका अंग हो या उसका कोई स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है या फिर स्वास्थ्य पर उसके असर पड़ता है, तो हमारा क्या, शारीरिक दुरुपयोग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था आपको लैंगिक यानी कि यौन दुरुपयोग, ठीक है, मतलब जो प्रत्यर्थी है ना, ठीक है, जो प्रत्यर्थी है वो पीड़ित महिला के साथ क्या करता है, जो मतलब जो महिला है उसके साथ क्या करता है, कि ऐसा कोई आचरण जिससे महिला की गरिमा का अपमान होता है उसे हम लैंगिक यानी यौन दुरुपयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। हमने बताया था ना, या तो जो प्रत्यर्थी है वो क्या करता है, उसे अपमानित करता है या उसका उपहास करता है या उसका तिरस्कार करता है या उसको गाली देता है, ठीक है। या ऐसे में हमने बताया था कि मान लीजिए उसका लड़का नहीं पैदा होता है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि लड़का ना पैदा होने पर कटु वचन बोल देना, तो ये सब क्या, ये सब मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि चोट पहुंचाने की लगातार धमकी देना, है ना। अच्छा, चौथा और लास्ट पॉइंट हमने बताया था आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है। आर्थिक दुरुपयोग का मतलब जो व्यथित व्यक्ति है ना, उसको जो जरूरत के सामान है, भाई देखिए जो
व्यतीत व्यक्ति है उसको भी तो उसकी डेली यूज की कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि व्यतीत व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना, मतलब उसको क्या जितनी उसको धन की आवश्यकता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो उतना धन उसको दे नहीं रहा है, ठीक है, उससे उसको वंचित कर दे रहा है ना। तो यही हमारा क्या, ये आर्थिक दुरुपयोग हमारा है, ठीक है।